Hello बच्चों, today we will discuss the remaining topics of our third chapter motion in a straight line, and these topics are uniform and non-uniform motion, speed and velocity, average speed and average velocity, instantaneous speed and instantaneous velocity. You have already studied these three topics in your class 9th, but in detail you will study these topics in this class 11th. And instantaneous speed and instantaneous velocity is a new term for you. So let's start the first topic, uniform and non-uniform motion. Generally, what is a uniform motion, and what type of idea we get when we hear the word uniform motion? Uni means same, okay, and whenever a body perform a motion in a same manner, in a same form, this type of motion we can say a uniform motion. Means to say कि अगर कोई बॉडी एक ही फॉर्म में अपने मोशन को लगातार परफॉर्म करते जा रही है तो उस मोशन को हम कहते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में यूनिफॉर्म मोशन. लेकिन इन फिजिक्स लैंग्वेज वी कैन से कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो तब जाकर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो डिपेंडेंट एक्सिस है उस पर हमने टाइम को लोकेट कर रखा है, और जो हमारी वाई एक्सिस है उस पर हमने डिस्टेंस को लोकेट कर रखा है. जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इनका, वो वाई एक्सिस के लिए 10 मीटर रखा हुआ है, और जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें जो क्लास इंटरवल है वो 1 मिनट रखा गया है. अब इस ग्राफ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि जो सर्टेन कोई बॉडी है वो फर्स्ट मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, अगले 2 मिनट में वो 20 मीटर्स को कवर कर रहा है. इसी तरह से वो अगले थर्ड जो मिनट है उसका, उस थर्ड मिनट में वो 30 कर रहा है कवर. तो जो यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंस निकल कर आ रहा है क्लास इंटरवल का, वो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो टाइम है वो +1 अगर हम करते हुए चल रहे हैं आगे, तो उतने ही रेट के साथ 10 मीटर भी आगे इंक्रीज़ करते हुए चल रहा है. यानी कि जो बॉडी है वो हर एक मिनट में इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हुए चल रही है. फर्स्ट मिनट में उसने 10 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड प्लस नेक्स्ट प्लस 1 सेकंड, तो +1 + 1 2 मिनट, और ये 2 मिनट में वो 20 मीटर को कवर कर रहा है. फिर हम 3 मिनट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड मिनट में फर्स्ट 2 प्लस नेक्स्ट 1, तो ये हो गया टोटल 3 मिनट. तो 3 मिनट में उसने 30 मीटर को कवर किया है. तो इस तरह का जो मोशन है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन में कंसिडर करते हैं. अब इसमें एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे एग्जांपल ले रखा है कि कोई कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है. तो अगर किसी कार की स्पीड को हम 10 मीटर पर सेकंड कह रहे हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो एक सेकंड में 10 मीटर को कवर कर रहा है डिस्टेंस को. फिर अगर हम कहते हैं कि किसी कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो उसका भी मतलब है कि वो एक सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस को कवर करता हुआ चल रहा है. तो जो स्पीड है वो हर एक सेकंड में क्या है, उसकी कांस्टेंट है. इसलिए ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड को दिखा रहा है कि उसने अपनी स्पीड कहीं पर भी इंक्रीज़ नहीं करी है. वो जो जिस स्पीड के साथ उसने स्टार्ट किया था उसी स्पीड को उसने आगे पूरी थ्रू आउट द जर्नी में मेंटेन कर रखा है. जैसे मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स है, सीलिंग फ़ैन है हमारा, तो सीलिंग फ़ैन के जो ब्लेड्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक दूसरे से क्या कर रहा रहता है, फिक्स किया रहता है. और जब उनको रोटेट करेंगे, जब वो रोटेट करेंगे तो जो उनकी मूवमेंट होगी वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बात आ रही है कि जो फर्स्ट ब्लेड जितना करे उतना ही सेकंड, उतना ही थर्ड. तो थ्रू आउट जो हमारा ब्लेड्स हैं वो सारी एक यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि ये सेम डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा. ठीक है, जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ सेम, बट जो डिस्टेंस होगी इस समय वो अनइक्वल रहने वाली है. तो हम कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब जैसे ये ग्राफ है यहाँ पर,
इस ग्राफ में हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है, जैसे इससे पहले वाले ग्राफ में हमने देखा था उसमें एक स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन ना बनने का मेन रीज़न है कि जो हमारी वाई एक्सिस है उसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की गई है। पहले फर्स्ट मिनट में उसने एग्जैक्टली 10 मीटर को कवर नहीं किया है, लेस देन 10 मीटर है। फिर सडनली उसकी जो सेकंड मिनट है उसमें उसने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। फिर इसी तरह से देखो तो हमारे पास जो 5 और 6 मिनट के बीच का जो टाइम है उसमें इसने सडनली 40 मीटर से 60 मीटर को कवर किया है। तो ये एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी उसकी स्पीड घट रही है और कभी वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह के जो मोशन होंगे उनको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई रफ़ सरफेस है, पहले प्लेन है फिर रफ़ है फिर प्लेन है फिर रफ़, तो जो पाथ होगा उस पाथ के अकॉर्डिंग कोई भी कार है या कोई भी व्हीकल है वो अपनी स्पीड को घटाएगा बढ़ाएगा। तो इस तरह का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ एक प्लेन रोड है और वो एक बार अपने स्पीड को मेंटेन करता है, उसने अपनी सबसे मैक्सिमम स्पीड को अटेंड कर लिया और उसी के साथ वो ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद उसने अपनी स्पीड को डिक्रीज़ नहीं किया, तो उस तरह के मोशन को वी कैन कंसिडर एज अ यूनिफॉर्म मोशन। इसमें एग्जांपल भी दे रखा है कि कोई कार है वो पहले 2 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है और नेक्स्ट 2 सेकंड में वो 15 मीटर को कवर कर रहा है। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी रही है 5 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट में उसने अपनी स्पीड को 7.5 समथिंग कुछ बढ़ाया है, मतलब 2.5 उसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर दी है नेक्स्ट 2 सेकंड में। और मोशन ऑफ ए ट्रेन उसको भी हम एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी पहले समझ जाओ कि स्पीड का मतलब क्या है। स्पीड हम जनरली कब कहते हैं कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जब कोई चीज़ बहुत तेज़ दौड़ रही हो और उसके कंपैरिजन में अगर हम किसी दूसरी चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ही स्लो चल रहा है या ये स्लो मूव कर रहा है। तो स्पीड हमें एक आइडिया दे रहा है कि हाउ फास्ट और स्लो समथिंग इज़ मूविंग। तो यहाँ पर हम स्पीड को तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक स्पीड के मैग्नीट्यूड को रखता है बट साथ में उसके पास डायरेक्शन भी आ जाती है। तो इसलिए जो वेलोसिटी है उसको एक डिफरेंट एक वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड किया जाता है और जो हमारा स्पीड है उसको हम स्केलर क्वांटिटी में इंक्लूड करते हैं। स्पीड का S फॉर स्पीड एंड S फॉर स्केलर, वेलोसिटी का V फॉर वेलोसिटी एंड V फॉर वेक्टर, इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि वो अपनी पोजीशन को जब चेंज करेगा तो उसको हम वेलोसिटी में लेंगे और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की रही है इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में वो उसकी स्पीड काउंट हो जाएगी। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी रह सकता है। ऐसा क्यों? देखो जनरली सिंपल क्या है कि जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड में हम जो बात कर रहे हैं वो पाथ की बात कर रहे हैं और इसमें पाथ इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई बॉडी इस डिस्टेंस इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चली है और वापस बी से ए पॉइंट की तरफ आई है, तो इस समय इसने जर्नी ट्रैवल की है, इसने पाथ को ट्रैवल किया है दोनों टाइम। तो हम इसके टोटल पाथ को यहाँ पर मेज़र करेंगे और उसी के बेस पर हम इसकी स्पीड को बताते हैं। तो जो स्पीड है इट इज़ रिलेटेड टू द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, पोजीशन की हम बात करते हैं कि ए पहले बी पोजीशन पे गया और फिर वो बी से वापस ए पोजीशन पर आ गया कोई ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर वो 10 मीटर इधर की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया था तो 10 मीटर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी आया, तो ओवरऑल हम जो उसकी बात करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाएगा, ज़ीरो, +10 -10 यानी कि ज़ीरो। तो पोजीशन की हम बात करें तो वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो इसीलिए जो वेलोसिटी हमारा उस वेलोसिटी को ये कह रहा है कि ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो ये तीनों जो इसकी वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड इसका ज़ीरो मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड एंड नेगेटिव मैग्नीट्यूड वो इस तरह से पजेस हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो
तो जो एवरेज स्पीड है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है तब भी हम उसकी एवरेज स्पीड को काउंट करते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी के केस में आता है, वेलोसिटी की जो होगी वो डायरेक्शन वाइज भी हमेशा चेंज होती रहेगी। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। क्योंकि जो वेलोसिटी है, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है तो उस समय उस बॉडी के पास स्पीड है। लेकिन हम कहते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे, एक क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन में इंक्लूड करते हैं जब किसी चीज़ को। तो उसमें हम कैसे बता रहे हैं उसमें, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ तो चल रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन उसका एक्सेलरेशन भी वहाँ पर कुछ चेंज कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये वही कहना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के कारण हर समय चेंज होगी। तो ये इसलिए ये इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको एक डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा। लेकिन एवरेज स्पीड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी करे, हमने पाथ को मेज़र करना है तो वहाँ पर डिस्टेंस लेनी ही लेनी है, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करे उस समय या फिर लार्ज डिस्टेंस को। अगर इंटर रिलेशन की बात करें तो जो स्पीड है वो वेलोसिटी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। समटाइम वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है और समटाइम नहीं हो सकता है ऐसा। तो जो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। वेलोसिटी की अगर बात करें, क्योंकि हमने अभी देखा कि जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो तीनों क्वांटिटी अलग अलग रहेगी। लेकिन हाँ, स्पीड के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो उस केस में ये सेम हो सकते हैं। एसआई यूनिट दोनों की सेम रहती है, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट आता है कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी में लेते हैं, और जो हमारी एवरेज स्पीड होगी इसको हम इसमें डी अपॉन टी में फॉर्म में ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, देखो इसको हम अभी आगे एस टी और वी टी ग्राफ में डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी उसको हम लेते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी में। इसको हम ग्राफ में अगर समझें तो जो हमारा एस टी ग्राफ होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो हमें एवरेज वेलोसिटी के रिलेशन को निकाल कर दे देता है। कैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, एक अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को मान कर चलते हैं तो जो ये स्ट्रेट लाइन है, और अगर हम इसमें पोजीशन लोकेट कर देते हैं दो अलग अलग डिफरेंट पोजीशन, कि t1 टाइम में ये यहाँ था और t2 टाइम में यहाँ था, s1 पोजीशन इसकी और s2, तो यहाँ पर जो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 रहेगा, ये हमारे पास बेसिकली क्या दे देगा, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन एंड टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रहा है, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और व्हाट इज़ टेन थीटा, टेन थीटा इज़ अ स्लोप, और ये स्लोप हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी। इसका मतलब कि अगर हम बात करते हैं थीटा की, तो एक लाइन हमारे पास, ये एक स्लोप ही है हमारे पास, तो अगर इसका थीटा 1 है और इसका थीटा 2 है, और हम कह रहे हैं कि थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1, सपोज करो ये एक बॉडी ए है और ये सेकंड बॉडी है, तो हम कहते हैं कि विच वन हैज़ अ हाईएस्ट मोर वेलोसिटी, तो किसकी हाई वेलोसिटी हो सकती है। यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसी की वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। तो ये एक रिलेशन है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ये v इक्वल टू डी अपॉन टी हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए आती है, और एवरेज स्पीड में हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट यहाँ पर ये ले रहा है इसको एज अ डिस्प्लेसमेंट एंड एज अ टाइम इंटरवल। डेल्टा एक बड़ा टाइम के लिए हो रहा है डेल्टा टी, और जो हमारे पास डी टी आता है वो स्मॉल टाइम रह जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर हम कहें तो कोई स्पोर्ट्स बाइक है, सपोज़ करो वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो 50 मीटर पर सेकंड स्पीड को अटेन करने से पहले उसने अपनी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक भी रखी होगी, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो 70 मीटर पर सेकंड भी अपनी स्पीड पे पहुँचे। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आएगी उसकी जर्नी के लिए, वो इन सब का सम रहेगा कि उसने टोटल डिस्टेंस प्लस टोटल कितना टाइम टेकन है, उनको हम जब ऐड करके और डिवाइड देके जो कैलकुलेशन वाइज बनेगा डी अपॉन टी की फॉर्म में, वो हमारी इसकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी। लेकिन अगर हम दूसरे केस में वेलोसिटी की बात करें तो वहाँ पर हम इसको कैसे देख सकते हैं कि वो हमें बोलेगा कि एक सर्टेन बॉडी ट्रैवल कर रही है इतने इतने स्पीड के साथ इन अ दिस डायरेक्शन, तो समझ जाना कि अगर उसके साथ एक डायरेक्शन भी इंक्लूड की जा रही है
तो वो वेलोसिटी उसकी बताती है। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को हम जनरली अभी समझ चुके हैं कि हमारे पास अगर कोई जर्नी है, कोई बॉडी 160 किलोमीटर को कवर कर रहा है 60 मिनट में, तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है कि इसने हर 1 मिनट में कितना इसका, मान कर चलो कि 1 आवर की बात करिए कि किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में उसने 160 किलोमीटर को कवर किया है। तो इस तरह से हम इसकी जर्नी को अगर स्प्लिट करते हुए चलें कि इसने 10 किलोमीटर कितने स्पीड के साथ कवर किया, इसके बाद हम बोलें कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इस तरह से जो हमने इसको छोटे छोटे उसमें स्प्लिट कर दिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि 15 किलोमीटर को कवर करने में इसने टाइम कितना लिया, 20 को कवर करने के लिए इसने कितना टाइम लिया। तो जब हम इनको सबको सम करेंगे इनका, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 160 एंड टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 60 मिनट्स। तो इसको हम डिवाइड देके हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड जनरली क्या है, उसकी एक कांस्टेंट स्पीड बताना चाह रही है। जैसे अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसे बैट्समैन रहते हैं, तो क्रिकेट में बैट्समैन का एक एवरेज होता है कि ये इस एवरेज के साथ रन बनाता है। तो जितने मैचेस उसने खेले रहते हैं, जितने रन होते हैं, उनका एक क्राइटेरिया बनाया रहता है कि हर मैच क्या पॉसिबिलिटी है इसकी कि 42 का एवरेज है या 50 का एवरेज है, कि पर मैच इसके पॉसिबिलिटी क्या बता रहा है कि 50 रन्स मार के जा रहा है ये। ओके, तो उसी तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जर्नी है, उस जर्नी में उसने कभी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया, कभी डिक्रीज़ किया, बट ओवरऑल उसकी जो एक कांस्टेंट स्पीड रही है उस जर्नी को कंप्लीट करने पर, वो हम मानकर चल रहे हैं कि वो इतनी रही होगी। अब जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि कोई गाड़ी है वो पुणे से नागपुर की तरफ चल रही है, नहीं ठीक है, हाँ, पुणे से नागपुर के लिए राहुल है, उसने अपनी बाइक को पहले 2 घंटे के लिए उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया और फिर 3 घंटे उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। तो हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो इसमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास जो स्पीड दे रखी है, पहली स्पीड है 60 और दूसरी स्पीड हमारे पास कितनी दे रखी है 70। यहीं पर हमारे पास जो टाइम है, पहला टाइम हमारे पास 2 दे रखा है और दूसरा टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 3। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टोटल स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल स्पीड, देखो स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 60 यानी कि 120 किलोमीटर, और दूसरे वाली केस में हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 70 यानी कि 210 किलोमीटर। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो आ गई 120 प्लस 210 यानी कि 330 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस है। और 330 किलोमीटर को उसने जो ट्रैवल किया है वो 5 घंटे में ट्रैवल किया। तो हमें बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। तो हम 330 किलोमीटर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो पूरी जर्नी की अगर हम बात करें तो एंटायर जर्नी में जो उसकी स्पीड रही है वो है 66 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसकी स्पीड अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर उसकी स्पीड हमारे पास 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके लिए हम देखें तो उसने फिर कम की उससे। ओके, अब इसके बाद है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी सिंपल हमारे पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। या हम कह सकते हैं कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर कितने रेट के साथ वो चेंज ला रहा है अपने अंदर, वही उसकी एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो हमारे पास एसआई यूनिट है इसकी वो मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। अब आता है इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो इंस्टेंटेनियस एक्चुअली में है क्या, एक मोमेंट है, बहुत ही छोटा मोमेंट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई जर्नी थी, हमने कहा था कि जो 160 किलोमीटर है वो उसने 1 आवर में कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि 3 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी, या हम कहते हैं 3.34 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी, तो ये जो बहुत ही एक छोटा सेकंड, एक बहुत छोटा टाइम हम यहाँ पर ले रहे हैं, इस छोटे टाइम के लिए जो उस मोमेंटली उसकी स्पीड रही होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस कह देते हैं। जनरली हमारी जो बाइक या कोई भी व्हीकल होते हैं उसके स्पीडोमीटर में जो भी स्पीड हम उस समय देखते हैं उस मोमेंट पर,
वो इंस्टेंटेनियस स्पीड रहती है, क्योंकि उस सेकंड पर हमने देखा तो 40 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, फिर नेक्स्ट उसमें देखेंगे तो हमें 20 दिख रहा है। तो ये जो इंस्टेंटली हम उस सेकंड के बात कर रहे हैं, जिस मोमेंट पे हमने देखा कि 2 सेकंड पर उसकी स्पीड इतनी रही, 3 सेकंड पर उसकी स्पीड इतनी रही, या 15 सेकंड पर उसकी स्पीड इतनी रही, वो एक मोमेंटरली हो रहा है। तो उस मोमेंटरली को हम इंस्टेंटेनियस नाम दे देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी देख सारी चीज़ें एक ही है, बट थोड़ा सा उसको चेंज ला रखा है अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। जहाँ जहाँ पर एप्लीकेशन जैसे यूज़ हो रही है उनके प्रिंसिपल्स की, उसके बेस पर उसका नाम थोड़ा सा वेरी कर रखा है। जैसे अब वेरिएबल स्पीड कहेंगे, स्पीड हमें पता है कि स्पीड होती क्या है, लेकिन वेरिएबल का मतलब हो गया कि वेरिएशन होगा उसमें, जो जर्नी है वो वेरी कर रही है। एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज का मतलब हमें समझ में आ गया। यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो उसने यानी कि कांस्टेंट स्पीड रखी होगी। और अगर इंस्टेंटेनियस वर्ड आ गया तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर उस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस इंस्टेंट पर हम देख रहे हैं कि कितनी स्पीड है इसकी। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा। क्योंकि हमने इसको अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि स्पीड और वेलोसिटी में कैसे रिलेशन है। जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो पर्टिकुलरली चेंज इन पोजीशन के बारे में बता रहा है उस स्मॉल टाइम में। बहुत ही छोटे टाइम को हम यहाँ पर लोकेट कर देते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ये जो हमारे पास एक टर्म आता है इसमें इंस्टेंटेनियस के लिए, हम लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारे पास बनकर आ जाता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज वेलोसिटी को हम लिमिटिंग ले लेते हैं डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो में, तब ये फंक्शन, ये इंटायर फंक्शन हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी के फॉर्म में आ जाता है। क्यों करते हैं हम इसको ऐसा? क्योंकि जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं ग्राफ में, तो उस समय क्या होता है कि ये दो पोजीशन अगर हम मानकर चल रहे हैं कि इन दो पोजीशन के बीच में हमने कहा कि कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताओ, तो इनके बीच का जो इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल, ये काफ़ी बड़ा है और इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी है। तो हमें मोमेंटरली बताना है, तो मोमेंटरली के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और उस टेंजेंट के थ्रू हम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो इसके पाथ को नहीं कवर कर पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो का मतलब हो गया कि डेल्टा टी को इतना छोटा कर दो, ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हमने उसको यहाँ पर ज़ीरो नहीं कर रखा है, क्योंकि अगर डेल्टा टी को हम डायरेक्ट ज़ीरो बोल दें तो जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का फंक्शन है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा और ये रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनडिटर्मिनेट तो हो नहीं सकती है। तो इसीलिए इसको बहुत छोटा मान कर चलते हैं। तो मोमेंटरली इसको लेके चलते हैं 0.0000। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये अप्रोचिंग टू ज़ीरो, बट ये ज़ीरो नहीं है। तो इसीलिए डेल्टा टी जब टेंस टू ज़ीरो होता है, ये फंक्शन काफ़ी छोटा हो जाता है। ये हमारे पास ग्राफ है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है, और ये इनके बीच का जो टाइम है, तो हम ए और बी पॉइंट को इतने ज़्यादा क्लोज लेकर आ जाएंगे कि ये जो डेल्टा टी है वो लगभग ज़ीरो के बराबर हो जाए, बहुत ही माइन्यूट हो जाए, छोटा हो जाए। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में जब कोई चीज़ बहुत छोटी होती है तो हम उसको डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारा यहाँ डेल्टा एक्स है वो डी एक्स की फॉर्म में चला जाएगा और डेल्टा टी डी टी के फॉर्म में। ये हमने डिफ्रेंशिएशन में अभी डिस्कस किया होगा। तो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड होता है। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी फाइंड आउट करनी होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला वो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मोमेंटरली बता देगा हमें। जनरली जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, ये फंक्शन हमारे पास दे रहा है x इक्वल टू 3t²। हमें कहा गया कि टाइम 3 सेकेंड है, बताओ कि 3 सेकेंड में इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रही होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 60, और 60 का मतलब जाएगा 3 6 18। तो उस समय उसकी स्पीड कितनी रही होगी, 18 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें।